Good evening, everyone. Myself, Dr. Jasmine Kaur Saini, and hope you're all safe and healthy. हमारा आज का सेशन वुमेन्स हेल्थ पर है. वुमेन क्या होती है? वुमेन एक औरत, एक नारी जो किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, और इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ा वरदान जो जन्म के समय अपने साथ लेकर आई है, वो ये कि वो एक जननी है, जिसका अर्थ है जन्म देने वाली, अर्थात मां बनने की क्षमता और शक्ति रखने वाली. तो आप सभी नारियों को मेरा नमस्कार और आभार. आज सेशन की शुरुआत में मैं गौतम बुद्धा जी के एक विचार प्रकट करना चाहूंगी यहाँ पे, जो कुछ इस तरह से है कि हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का खुद ही लेखक होता है. हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का खुद ही लेखक होता है, मतलब हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अपने प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल. तो इसी तरह के साथ शुरुआत करते हैं आज की, जिसे हम स्पेसिफिकली वुमेन हेल्थ के बारे में डिटेल से बात करेंगे. आज हम फीमेल में होने वाली कुछ मेजर कंसर्न्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें सबसे टॉप पे डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज अनीमिया, जिसको हम खून की कमी बोलते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हम हड्डियों का खुरना बोलते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिसे हम नॉर्मल भाषा में यूटीआई बोल देते हैं. इसके बारे में हम डिटेल में अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन में डिस्कस करेंगे. एंड द फोर्थ वन इज फेमिनाइन हाइजीन, जिसे हम नॉर्मल अपनी नेचुरल लैंग्वेज में पर्सनल हाइजीन भी कहते हैं. मेजर कंसर्न्स के साथ पहले यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी एक माइंड बॉगलिंग, जिसको कहते हैं, बिल्कुल दिमाग को हिला देने वाला टॉपिक, वो है अर्ली प्यूबर्टी, जिसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स का जल्दी शुरू हो जाना, और दूसरा अर्ली मीनोपॉज, जिसमें पीरियड्स का नॉर्मल टाइम स्पैन से जल्दी खत्म हो जाना. हम अपने हर कंसर्न को 3 डिफरेंट पैरामीटर से डिस्कस करेंगे. पहला ये कि किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्यों होती है और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. दूसरा कि वो जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेमेडी, व्हाई वी नीड टू डू दैट. तीसरा है कि उस डेफिशिएंसी को ठीक करने का सही तरीका क्या है, कौन से हमारे पास ऐसे ऑथेंटिक इफेक्टिव सॉल्यूशन हैं, या कौन से ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जिससे हम अपने कंसर्न्स को ठीक कर सकते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आप अगर स्लाइड में देख रहे हैं कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है विच सेज प्यूबर्टी स्ट्राइक्स एज अर्ली एट एज 5 इन बैंगलोर. ये एक हेडलाइन थी जिसमें बताया गया है कि जो प्यूबर्टी, जो पीरियड शुरू होते हैं, वो 5 साल की उम्र में शुरू हो गया. कैन यू जस्ट इमेजिन अ गर्ल चाइल्ड ऑफ जस्ट 5 years, जस्ट 5 years. आप सोचिए कि मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रही हूँ गर्ल चाइल्ड. एक 5 साल की बच्ची को मेंस्ट्रुअल पीरियड्स शुरू हो गए. 5 साल की बच्ची का मतलब आई थिंक किंडरगार्टन, जिसको हम केजी या फर्स्ट क्लास या ग्रेड 1 में होगा. इस खबर के हिसाब से 1920 से लेकर अब तक प्यूबर्टी या पीरियड्स आने के 5 साल में कमी आई है. इसका मतलब ये है कि जो पीरियड्स हमें 10 से 15 साल में आते थे, वो अब 5 से 10 साल तक में आते हैं. डॉक्टर्स भी आ रहा है कि इसका क्या है, अर्ली मेनोपॉज. अगेन यहाँ पे एक हेडलाइन की बात करेंगे जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इशू करी थी, दैट इज मेनोपॉज एट द एज ऑफ 20. और इसको एक बहुत बड़ा खतरा माना गया है अर्बन स्टेट में. आप सोचिए कि 20 में से एक महिला को अर्ली मेनोपॉज है. और इसको और एलेबोरेट करते हुए मैं आपको बताऊं कि आप अगर किसी को बोलें कि आप सिर्फ 20 साल की उम्र तक ही मां बन सकती हैं, तो आप सोचिए कि क्या रिएक्शन होगा आपका. तो हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे. हमारी ये जो मासिक माहवारी है या जो पीरियड्स हैं, जो महीने में एक बार या 28 दिन का जो इसका जनरल साइकिल रहता है, में एक बार शरीर में से उस बॉडी को, सॉरी, उस ब्लड को, उस इम्प्योर ब्लड को निकलना ही है. तो आप सोचिए कि वो जो खून हर महीने हमारे शरीर से बाहर जाना है, क्या हमारी बॉडी के अंदर इतना पर्याप्त खून है जो हमें इस सारी मेंटेनेंस में हेल्प करता है, पीरियड से पहले भी और पीरियड्स के बाद जो ब्लड लॉस हुआ उसमें भी.
हम तो मैं यहाँ पे एक लाइफ स्टेजेस के बारे में बात करती हूँ। तो हमारी सबसे पहली स्टेज जो आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेज, और फिर दूसरी स्टेज आती है प्रेगनेंसी की स्टेज, फिर तीसरी स्टेज आती है, अगर हमें चलना है हमारे दो फैमिली प्लानिंग के हिसाब से, तो हमारी तीसरी स्टेज होगी सेकंड प्रेगनेंसी की स्टेज। एंड देन फोर्थ स्टेज कम्स, दैट इज मेनोपॉज, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जब पीरियड्स बंद होने की ये स्टेज रहती है मेनोपॉज की, तो उसमें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड से भी कहीं ज्यादा रक्तस्राव होता है, कहीं ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तो हमारी लाइफ में जो होने वाली इतनी सारी साइकिल्स हैं, और क्या उसके लिए मैनेजमेंट के लिए हमारे पास प्रॉपर आयरन सप्लीमेंटेशन रहता है? तो यहाँ पर मेरा जवाब होगा शायद नहीं। तो इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसको एक ग्लोबल हेल्थ इशू बोला गया है। ये सबसे ज्यादा होने वाली माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। नॉर्मली फीमेल्स में जो रहता है इसका लेवल, दैट इज 12 से लेकर 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर तक, और मेल्स में 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक। और ये एक स्टडी में देखा गया है कि 800 मिलियन ऑलरेडी बीन अफेक्टेड इन 2011, एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी से ग्रसित है। इसी के साथ साथ हम आज थोड़े से सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे, किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जब हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। बहुत ज्यादा थकान रहती है, बहुत ज्यादा, कई आप हांफने लगते हैं थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के, थोड़ा सा काम करके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहता है, स्किन पीली होनी शुरू हो जाती है। लेकिन शायद ये जो कुछ कुछ सिम्टम्स हैं हम लेडीज इग्नोर कर देती हैं। इसी के साथ साथ कुछ केसेस में इंक्रीज होती है, और बहुत जल्दी इन्फेक्शंस भी कैरी हो जाती हैं। हम कई बार देखते हैं कि सिर्फ सीजनल, एवरी सीजनल चेंज में जो इन्फेक्शन है वो बॉडी जो है वो प्रोन हो जाती है टुवर्ड्स द इन्फेक्शन, अगर आयरन कंटेंट या हीमोग्लोबिन कंटेंट हमारी बॉडी का कम है। इसी के साथ साथ बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो जाता है, इम्पेयर्ड लर्निंग होती है, मतलब हमें कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं। हमने बहुत बार देखा होगा कि हम बहुत सी चीजें रख के भूल जाते हैं, और फिर एक एक घंटा हम सोचते रहते हैं कि वो चीज हमने कहाँ रखी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको डेफिनेटली एक बार अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराना चाहिए। इसी के साथ एक और स्टडी में देखा गया कि एवरी सेकेंड वुमन इज अनीमिक, हर दूसरी महिला को अनीमिया है, हर दूसरी महिला को आयरन की डेफिशिएंसी है। और अगर 10 लेडीज की बात करें, 10 में से हर दूसरी लेडी को एनीमिया है, और हर तीसरी लेडी को डेफिशिएंसी है, इज अंडर नरिश्ड है, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। एक स्टडी में और देखा गया कि किसी भी तबके के लोग हों, किसी की भी वर्ग के हों, किसी भी एज की महिलाएं हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अर्बन डेवलप्ड शहरों में रह रहे हैं या वो रूरल गांव में रह रहे हैं, सब में आयरन डेफिशिएंसी पाई ही गई है। और एक और यहाँ पे इलेबोरेट करना चाहूंगी कि ये जो अनीमिया है, जो खून की कमी है, वो ज्यादातर ओल्डर वुमेन में पाई गई है, जो 40 से ऊपर हैं। अब बात करेंगे कि हम इस आयरन सप्लीमेंटेशन को कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे आयरन सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयरन, फेरस सल्फेट आयरन की फॉर्म में। लेकिन इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जब हमें प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि यू नीड टू टेक आयरन और जिंक का कॉम्बिनेशन आता है, जो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में लेना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। तो अगर आप कभी, आपने भी पहले किसी ने अगर ये कैप्सूल खाया है, अगर नहीं भी खाया तो यू कैन प्रोक्योर दैट फ्रॉम द मार्केट। आप मार्केट से उसको खरीदिए और उस कैप्सूल को खोलिए, एक एक्सपेरिमेंट करिए कि, और अपने साथ एक मैग्नेट रखिए। ट्राई टू डू दैट एक्सपेरिमेंट। जब आप वो कैप्सूल को खोलेंगे तो उसमें जो आयरन कंटेंट है वो मैग्नेट के साथ चिपकेगा। तो आप सोचिए कि वो आयरन मैग्नेट के साथ चिपक रहा है, और वही आयरन जब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बॉडी के अंदर जा रहा है, तो आपकी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट होगा। बहुत सारे केसेस में हमने देखा भी है कि जब प्रेग्नेंट, जनरली तो हम इतना ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं कि हम आयरन सप्लीमेंटेशन लें, हम प्रॉपर अपना कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लें। हम साल में अपने पूरे साल को क्वार्टर्स में 3 क्वार्टरली हम कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते रहें। लेकिन जब हमें प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि आपको ये सप्लीमेंटेशन लेना है और ये जरूरी है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी,
तो तब हम ये लेना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम ये सिंथेटिक वाला आयरन खा रहे हैं तो बहुत सारे केसेस में आप अपने रिश्तेदार में से दे सकते हैं, अपने रिलेटिव से पूछ सकते हैं, बहुत सारे केसेस में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्टमक अपसेट रहता है, या तो लूज मोशन हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में नोजिया, दिल कच्चा होना और उल्टी जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। तो जब ये सिम्टम्स बॉडी आपको शो करती है, इट मींस वो आयरन आपको एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। एंड देखिए वो कितना अनसेफ है फॉर कंजम्पशन। हमारी बैलेंस इंडियन, जो हमारे भारत का एक बैलेंस पोषण का चार्ट बनता है, उसमें 7 से 9 मिलीग्राम आयरन रहता है पर 1000 किलो कैलोरी के पीछे। तो यही एक कारण है कि हमारे जो भारतीय मेन और पुरुष और महिलाएं हैं, उनमें आयरन डेफिशिएंसी रहती ही है। एक सर्वे में पता लगा कि वुमेन को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू मेन। पुरुषों से अगर हम कंपेयर करें तो वुमेन में आयरन हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो हम स्टेजेस के पीछे बात करी, सबसे पहले पीरियड्स की स्टेज जो शादी से पहले ऑलमोस्ट 10 साल तक रहती है, कभी भी शुरू, मान लीजिए वो 10 साल की उम्र में आजकल वो शुरू हो रहे हैं या 7 साल की उम्र में शुरू हो रहे हैं, तो हर डे ऑफ ब्लीडिंग का जो पीरियड रहता है, जो पीरियड्स का पीरियड रहता है, दैट वेरीज फ्रॉम 3 days to 5 days लेटर स्टेज में, और अर्ली स्टेजेस में वो 14 days तक भी रहता है। तो आप सोचिए कि ब्लीडिंग वाले फेज में, वो जो पीरियड्स वाला फेज है, सिर्फ उसी की बात करें तो सिर्फ 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन रोज उसका लॉस होता है थ्रू दिस इम्प्योर ब्लड, थ्रू दिस पीरियड्स। और रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब प्रेगनेंसी आती है या फिर लैक्टेशन पीरियड आता है, लैक्टेशन पीरियड हम उसको बोलते हैं जब मदर अपना मिल्क देती है बच्चे को। और आजकल लैक्टेशन पीरियड भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं कि शुरू में अब अगर हम बात करें अपने दादी या नानी के जमाने की, तो तब हमने कहीं सुन रखा है कि कहीं वो 2-2 साल तक, 2.5-2.5 साल तक अपने बच्चे को मदर्स मिल्क देते थे। लेकिन आज की जनरेशन में इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट जो एज है फीमेल्स की प्रेगनेंसी की, 30 से लेकर 35-40 तक, उसमें लैक्टेशन पीरियड जो है वो भी कम हो गया है। इट्स मेयर 9 मंथ से लेकर 12 मंथ्स, क्योंकि कई बार बहुत सी मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसमें भी हो रही हैं कि ठीक है मिल्क सिक्रीट नहीं हो रहा है, जो उसके लिए लैक्टोज चाहिए वो नहीं है, कहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस मदर को डेवलप हो जाती है बिफोर प्रेगनेंसी। सो मेनी डिफरेंट इश्यूज आर देयर। सो इसके साथ साथ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है पीरियड से पहला जो सिंड्रोम होता है, जिसमें बहुत सारे लो एब्डोमिनल पेन रहता है। काफी फीमेल्स को उसमें काफ मसल्स में पेन रहता है। काफ मसल्स बोले तो पिन्नियों में, पंजाबी में इसको पिनिया बोलते हैं, पिन्नियों में पेन रहता है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, पेट के निचले हिस्से पे भार पड़ता है, तो इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसी के साथ साथ देखा गया कि फीमेल जो एथलीट्स हैं उसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा उनको चाहिए होता है, बिकॉज दे हैव टू रन। उनको बॉडी में उतना, उनको हीमोग्लोबिन चाहिए, हीमोग्लोबिन आएगा आयरन से, और अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो उतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी आयरन को डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो आयरन 2 तरह का होता है, एक होता है हीम आयरन, दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। जो हीम आयरन है वो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि चिकन से मिलता है, और ये जो है इसका जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 10% है। और आपको ये जान के ये पॉइंट है जो हम सबको नोट करना चाहिए कि जो आयरन हमें एनिमल सोर्सेज से मिल रहा है वो हमारी बॉडी में थोड़ा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। दूसरी तरफ आए तो ये नॉन हीम आयरन जो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है, और ये हमारे डाइट में 90% तक होना चाहिए। लेकिन जनरली ये अपने टाइम लेके, अगर अच्छा आयरन है तो ये बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जिन ह्यूमंस में, जिन महिलाओं में आयरन ऑलरेडी डेफिशिएंट है, उन केसेस में ये प्लांट सोर्स वाला जो आयरन है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम नॉर्मली सोचते हैं कि हम आयरन कहाँ से लें। आजकल तो चलो लॉकडाउन चल रहा है तो लेडीज बिजी हैं, अपने लिए भी कुछ बना लें और घर परिवार वालों के लिए भी कुछ बना लें। लेकिन क्या हमने कभी माप तोल के अपना जो प्लेट है, हम जो मील अपने आप को सर्व करते हैं, क्या उसमें अपने कभी सोचा है कि हम इसमें कितना आयरन खा रहे हैं, कितना विटामिन है, कितना मिनरल है, कितने और एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? तो आई वुड से रादर नो। वो
अब देखते हैं कि हमें आयरन किस फॉर्म में लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो ये देखा गया हमें जो सामी डायरेक्ट के द्वारा बनाई गई आयरन, जिसको बायो आयरन कहते हैं, और ये बनाई गई है मूंग दाल से। जब रिसर्च हुआ तो पता लगा कि 1 किलो जो मूंगी की दाल होती है, जिसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं, मूंगी की दाल के स्प्राउट्स में जितना आयरन होता है वो सिर्फ हमें 1 बायो आयरन की टैबलेट से मिलता है। सो आई थिंक कि टैबलेट खाना इज मच मच इजियर देन टेकिंग 1 kg ऑफ स्प्राउटेड मूंग दाल, राइट? तो अभी बात करते हैं कि जो हमारी सामी डायरेक्ट की रिसर्च बेस्ड आयरन है वो नॉर्मल मार्केट के आयरन से कैसे बेहतर है। अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट किसी भी चीज का अगर सप्लीमेंट ले मान लीजिए, वो अगर आयरन सप्लीमेंट है तो डेफिनेटली उसमें आयरन तो होगा ही। तो जब आयरन भी है, उसका कंटेंट भी है, लेकिन अगर वो आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वो आयरन आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, उल्टा आपकी बॉडी को नुकसान दे रहा है। आयरन सप्लीमेंट्स आर हाई इन डोसेज बट हैव वेरी पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन के सप्लीमेंट्स के अंदर आयरन का जो बेसिक कंटेंट है वो तो बहुत हाई है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही पुअर है। आप सोचिए कि आप खाना खा रहे हैं लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और लूज मोशन के थ्रू बाहर आ रहा है, तो वो आपकी बॉडी में ना तो एब्जॉर्ब हो रहा है, ना डाइजेस्ट हो रहा है, ना एसिमिलेट हो रहा है, और ना ही आपको किसी तरह की एनर्जी दे रहा है। तो वमेन में जो फेरस फ्यूमरेट से आयरन मिलता है वो 17% है, और जहां हमें नेचुरल बायो आयरन से मिलता है वो 8.5 मिलीग्राम है। तो ऐसा आयरन जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, हमें डाइजेस्ट हो जाए, हमें कॉन्स्टिपेशन कॉज ना करे, हमें लूज मोशन कॉज ना करे, हमें नोजिया ना दे, हमें वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स ना दे, तो वो वाला आयरन हमारे लिए सबसे बेस्ट है। Now coming to the next topic of iron only, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, this is not corona virus, right? This is called gut microflora, जिसको गुड बैक्टीरिया बोला जाता है। जब कभी आपने देखा होगा कि बच्चों में या बड़ों में लूज मोशन हो जाते हैं तो हम कभी जल्दी एंटीबायोटिक शुरू नहीं करते हैं, और इवन इन केस ऑफ छोटे बच्चों के केस में, जो इन्फेंट्स होते हैं, उन केसेस में भी जब कभी डायरिया हो जाता है या लूज मोशन हो जाता है तो हम कहते हैं इनको एक स्पोरोलैक दे दो। तो स्पोरोलैक क्या है? स्पोरोलैक एक प्रोबायोटिक है जो गुड बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में बनाता है। इट जनरेट्स गुड बैक्टीरिया इन अवर इंटेस्टाइन। तो जब गुड बैक्टीरिया जनरेट होगा तो अपने आप जो चीजें खा रहे हैं, आप डाइट ले रहे हैं, आप कोई सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो वो अपने आप बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो मूंग दाल, जो हमारी बायो आयरन जो मूंग दाल से बनी हुई है, उसमें जो आयरन कंटेंट है, उसमें जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो बहुत हाई है। जब किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन लेवल पेरीन के कारण हाई, इसमें पेरीन भी है, तो उसके कारण जब ये बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और उसकी बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। मान लीजिए अगर आप आयरन खाएंगे तो वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होगा, एसिमिलेट भी होगा, और उसका जो एक बेसिक काम है हीमोग्लोबिन बनाने का। हीमोग्लोबिन एक आयरन से बना हुआ ही एक प्रोटीन है जो हमारी रक्त कोशिकाओं में, आरबीसीज में जाकर ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, यही आयरन जो हीमोग्लोबिन में है वो खून को उसका कलर भी देता है। तो आप सोचिए कि आपका आयरन लेना कितना ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ अभी बात करते हैं ऑर्गेनिक स्पिरुलिना के बारे में। आपने कभी देखा होगा, मैं पानी की टंकियों में या कहीं सी शोर में, समुद्र के किनारे, कभी हमने वो देखा होगा कि वहां पे काई जम जाती है, राइट? तो जब रिसर्च हुआ तो पता लगा कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो अल्कलाइन लेक्स थी, एसिडिक नहीं, जो अल्कलाइन लेक्स थी, वहां पे काई जैसा, जिसको हम एल्गी बोलते हैं, वो डेवलप हुआ। तो जब रिसर्च से पता लगा कि इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 100% नेचुरल हैं, और वो उसको एक सुपर फूड का नाम दिया गया। और आपको ये जान के
एक हैरानी वाली बात है कि ये जो स्पिरुलिना है दैट हैज बीन यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स आल्सो बिकॉज दे कैन कैरी दिस स्पिरुलिना एंड इट इज कॉल्ड अ सुपर फूड. Or since 1970, spirulina has been well known and widely used as a dietary supplement. अब ये जो डाइटरी सप्लीमेंट है जिसको स्पिरुलिना या सुपर फूड बोलते हैं, इसके अंदर 104 तरह के न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जिसमें प्रोटीन है 65 से लेकर 70% तक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं 15%, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर देयर, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और बाकी जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो हमारी बॉडी या हमारे बैलेंस न्यूट्रिशन में अभी अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन गेट आवरसेल्फ those essential micronutrients just by having this one tablet of spirulina which is called superfood. अब यहाँ पे बात आती है कि हमें ऑर्गेनिक स्पिरुलिना क्यों चाहिए. हमारी बॉडी, स्पेसिफिकली फीमेल्स की बॉडी, जो मैं अभी पीछे सारे अपने स्टेजेस आप डिस्कस करी, आप सोचिए कि उन स्टेजेस के हिसाब से हमें तो सुपर फूड किसी न किसी तरह का चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आयरन की फॉर्म में है, चाहे वो स्पिरुलिना की फॉर्म में है. और इस जो ऑर्गेनिक स्पिरुलिना में है उसके अंदर 46 तरह के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं. अब एक रिसर्च से पता लगा कि 1 किलो स्पिरुलिना के अंदर 1000 किलो डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ताकत है. तो आई थिंक वो 1000 किलो, हम क्या, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि क्या हम फीमेल्स रोज, अभी तो रोज क्या अपने आप के लिए रोज 2 से 3 तरह का फ्रूट, 3 से 4 तरह की सब्जी क्या लेते हैं? And I think 70% females will say no. तो जब हमें 100,000 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो न्यूट्रिशन है वो हमें 1 किलो स्पिरुलिना में मिलता है, और अब देखिए इसकी 2 टैबलेट्स डेली हम 12 साल से ऊपर फीमेल्स को दे सकते हैं, और उसके अंदर इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेलुलर हेल्थ भी देता है, और साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है. नाउ कमिंग टू द सम ब्यूटी पार्ट. आजकल हम देखते हैं कि बहुत जल्दी 35 की एज से ही हमारे फेस पे झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, विच इज अ मेजर कंसर्न. बहुत से लोग कहते हैं ये यूवी रेडिएशंस की वजह से है, या हमारे खान पान की वजह से है, या पोल्यूटेंट्स की वजह से है, या हमारे फूड में जो पेस्टिसाइड्स हैं उसकी वजह से है. तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं बॉडी में? फ्री रेडिकल्स हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स को डीजनरेट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, और जब ये सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं, तो उसके साथ साथ हम जल्दी हमें हमारे शरीर, हमारे फेस से एजिंग, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं. तो प्रोसेस ऑफ एजिंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है. फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को ऑल्टरनेट कर देते हैं. एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, एक सेल से दूसरा फ्री रेडिकल, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से ही हमारा ये फ्री रेडिकल का जो चेन है वो शुरू होता है. और इसके साथ साथ भी अगर आप देखें, हम बहुत तरह के अपने फेस पे डिफरेंट तरह के मास्क अप्लाई करते हैं, बहुत सारे फेस स्क्रब्स यूज करते हैं कि हमें हमारे स्किन को, और फेशियल कराते हैं हर महीने में, या हर 2 से 3 महीने में एक बार फेशियल कराते हैं. लेकिन अगर आप बायो प्रोटेक्टेंट जैसे न्यूट्रास्यूटिकल को ले रहे हैं, तो बिलीव मी आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपके जब अंदर के बॉडी सेल्स रीजनरेट होंगे, उनका फ्री रेडिकल्स बनने बंद हो जाएंगे, तो अपने आप आपकी स्किन ग्लो करेगी, और आपका जो एंटी एजिंग का प्रोसेस है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा. तो सबसे, अब बायो प्रोटेक्टेंट के बेनिफिट्स और एक्शंस. बायो प्रोटेक्टेंट करता क्या है? बायो प्रोटेक्टेंट हमें डीजेनरेटिव डिजीजेस जो एजिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करती हैं, उससे हमें प्रिवेंशन देता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है. आजकल तो अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उसमें सभी रिसर्चर्स, सारे डॉक्टर्स, दे आर ऑल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इम्यूनिटी पार्ट, कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो आपको कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, किसी भी तरह की इंफेक्शन नहीं हो सकती है. सो इसका जो सेकेंडरी रोल है बायो प्रोटेक्टेंट का, वो हमें हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है, और साथ साथ
बहुत तरह के कैंसर्स को भी कंट्रोल करता है। एक रिसर्च से भी पता लगा कि आजकल स्किन कैंसर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी तरह के कॉस्मेटिक्स बनते हैं उसमें 2 कंपाउंड ऐसे रहते हैं जिसके बगैर वो क्रीम या वो कॉस्मेटिक नहीं बन सकता है। हमें उस टाइम यूज करने में पता नहीं लगता, लेकिन इसके बहुत लॉन्ग टर्म एक इफेक्ट्स रहते हैं इन कॉजिंग स्किन कैंसर ऑल्सो। सो बायो प्रोटेक्टेंट हमें उस स्किन कैंसर को रोकने के इंसिडेंसेस को भी कम करता है। साथ ही साथ ये हमें एज रिलेटेड, जो हमारी आईज में एक मैक्युला होता है, उसमें सेल्स होते हैं जिससे हम देख पाते हैं, उसकी डीजनरेशन को भी कम करता है और आईसाइट को भी बेटर करने में हेल्प करता है। इसके साथ हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग। एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल हमें सामी डायरेक्ट ने दिया है जिससे हम अपने हड्डियों के खुरने को बंद कर सकते हैं। ये लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है, उसी तरह से जिस है मीनोपॉज की स्टेज भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। वो तो मीनोपॉज आज, जैसे अब हमने पीछे मैंने आपको स्लाइड में शो करा था कि मीनोपॉज की स्टेज जो हमारे मदर्स के टाइम पे ऑलमोस्ट 45 से 50 थी, अभी वो डिक्रीज होके 40 पहुंच गई है। एंड सो मच सो बहुत से केसेस में 20 भी रह गई है कि सिर्फ 20 साल तक की उम्र तक ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उसके बाद आपका मीनोपॉज का स्टेज शुरू हो जाएगा। और जब मीनोपॉज का स्टेज शुरू हो गया, नो फीमेल कैन बिकम प्रेग्नेंट। मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज एक हमारी फीमेल्स की ऐसी एक लाइफ स्टेज आती है जिसमें उनकी रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी कम हो जाती है, परमानेंट खत्म हो जाती है। इट इज द परमानेंट सिजेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी सम टाइम बिफोर द एंड ऑफ द नेचुरल लाइफ स्पैन। हमारी जिंदगी, हमारा जो टोटल लाइफ स्पैन है, मान लीजिए वो 80 साल है या 100 साल है, लेकिन हमारा जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है वो जो पहले 50 साल था, फिर धीरे धीरे 40 हुआ, अभी वो 30 से लेकर 35 तक सीमित हो गया है। और ये मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत देखा है कि जो लेडीज, अभी आई रिसीव्ड फ्यू केसेस लास्ट वीक ओनली, जिसमें एक 35 साल की फीमेल थी, उसकी शादी हुई एंड शी वाज नॉट एबल टू कंसीव टिल द 4th ईयर। उसकी शादी को 4 से 5 साल हो गए लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो उसने, जब वो मेरे पास आई या किसी और डॉक्टर्स, 3 4 5 डॉक्टर्स के पास भी गए, तो उन्होंने बोला कि आपका जी इसमें एज रिलेटेड फैक्टर इज देयर, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, लेकिन एज रिलेटेड फैक्टर इज देयर जिसके कारण आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो ये मीनोपॉज की स्टेज के साथ साथ हम देखते हैं, अगर आप स्क्रीन में देखते हैं, जो बोन होती है, एक नॉर्मल बोन मैट्रिक्स आपको शो हो रहा है जिस दैट विच इज फुल ऑफ मैट्रिक्स, और उसी के साथ एक स्लाइड शो हो रही है जिसमें है ऑस्टियोपोरोसिस हुई हुई हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस को बोलते हैं हड्डियों का खुरना। हड्डियां गलनी शुरू हो जाती हैं, वो हॉलो होनी शुरू हो जाती हैं, खाली होनी शुरू हो जाती हैं। ये स्टेज, इस स्टेज की जब इनिशियल रहता है वो हमें इतनी जल्दी पता नहीं लगता है। ये हमें तब पता लगता है जब बहुत टाइम निकल चुका होता है और चीजें हमारी हाथ से निकल गई होती हैं। अभी एक लेटेस्ट टेस्ट आया है BMD, जिसको BMD बोला जाता है, विच इज बोन डेंसिटी, बोन मास डेंसिटी टेस्ट। इसमें बोन के मास या बोन के मैट्रिक्स का पता लगाया जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। तो जैसे जैसे मीनोपॉज की स्टेज आती है, हमारी बॉडी का एक हार्मोन रहता है ईस्ट्रोजन, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में इंक्रीज रहता है, लेकिन मीनोपॉज आते आते तक ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब इस ईस्ट्रोजन हार्मोन जिसका लेवल मीनोपॉज के टाइम पे डिक्रीज हो रहा है, ये ही रिस्पॉन्सिबल है बोन डेंसिटी को कम करने के लिए और फ्रैक्चर्स को बढ़ाने के लिए। एक देखा गया कि जरूर कि अगर हम इसका सप्लीमेंटेशन लेना शुरू करते हैं, ईस्ट्रोजन तो हार्मोन है, अपनी बॉडी में अपने आप बन रहा है, लेकिन इसका सप्लीमेंटेशन कैसे करें और मीनोपॉज के सिम्टम्स को कम कैसे करें, उसके लिए वी हैव अ न्यूट्रास्यूटिकल कॉल्ड ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग। देखा गया कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है और लगभग
दो वुमेन में से अगर दो वुमेन में से एक वुमेन जिसकी एज लगभग 45 से 50 साल है, वो इस ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से ग्रसित है ही है। और इसको साइलेंट डिजीज भी बोला गया है, इसका पता नहीं चलता है आपका कहीं फ्रैक्चर हो जाए। आप कई बार एक दो केसेस आए हैं जिसमें देखा गया कि कुछ नहीं हुआ, बेड से उठे और जो है उसका हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। तो सभी सोचेंगे विटामिन डी की कमी है, तो बाद में पता लगा कि इट वाज ऑस्टियोपोरोसिस व्हिच वाज गोइंग ऑन। बॉडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड था, और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, जिसके कारण वो हेयरलाइन फ्रैक्चर के वुमेन है वो ले नहीं है। कि जब मीनोपॉज के सिम्टम्स हमें आने शुरू हुए हों, मीनोपॉज के सिम्टम्स आ सकते हैं, ऐसे बहुत आते हैं, एकदम से ही पसीना आ जाता है पूरी बॉडी में, एंजाइटी रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं। जरूरी नहीं है कि जब हम उस एज को अप्रोच कर रहे हैं तब आप अपना ये ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग लेना शुरू करें। आई वुड रिकमेंड कि जैसे ही आपको पता है कि मीनोपॉज आने वाला है, सप्लीमेंट 1 से 2 साल पहले भी शुरू कर सकते हैं। ईस्ट्रोजन लेवल्स हमारी बॉडी में डिक्रीज कर रहा है, वो हमारा और पूरा होगा। इस ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग के अंदर एक रेड क्लोवर हर्ब है जिसका एक्सट्रैक्ट है, जिसको बायोपेरिन, जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी को बॉडी में एब्जॉर्ब करने की क्षमता को इंक्रीज करता है। उसके साथ रेड क्लोवर जो है वो रोल ले लेता है ईस्ट्रोजन का। मतलब जो काम ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में कर रहा है, वो ये रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट हमारी बॉडी में करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग। ये हमारी बॉडी के बोन्स को ठीक ही करेगा, उसके साथ साथ उसके हमें जो पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम, पहले हमने बात करी थी मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स की, अभी ये है पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स। बहुत ज्यादा मूड आता है, बहुत गुस्सा आता है, पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स। और ये किस वजह से है? ये ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से है। लेकिन जब हम ऑलरेडी इस ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग की फॉर्म में उस ईस्ट्रोजन कमी को रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट से पूरा करेंगे, तो ये उन सिम्टम्स को, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को भी कम करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट्रोजन विदाउट कैल्शियम इज ऑफ नो यूज। तो इसके अंदर, इस ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग के अंदर कैल्शियम सिट्रेट मैलेट भी है, जो ईस्ट्रोजन की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाता है। तो इसीलिए ये जो ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग है, इट्स अ परफेक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। हमारे जो मीनोपॉज की स्टेज में जो हड्डियों को खुरने का प्रॉब्लम है, उसको बहुत हद तक, ऑलमोस्ट 90% केसेस में ये ठीक कर देता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट, जो आज बच्चे से लेकर बड़े सबको पता है, कैल्सी डी मैक्स, विच इज कैल्शियम विद विटामिन डी। आज सबको पता है कि कैल्शियम लेना है। अगर आप देखें कि अब बच्चे बच्चे को पता है कैल्शियम लेना है, और क्यों लेना है। बहुत सारे मार्केट में आर्टिफिशियल कैल्शियम है, जो हमारी, अगेन आयरन वाली बात, कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाते। आज से लगभग 9-10 साल पहले अगर बात करें हम स्टोन्स की, पथरी गॉल ब्लैडर में हो, चाहे वो किडनी में हो, किसी भी तरह की पथरी जब हमारी बॉडी में डेवलप करती है, तो अभी ये लेटेस्ट पिछले 10 साल पहले तक ये बहुत रेयर केसेस होते थे, लेकिन आज 2 आउट ऑफ एवरी 5 फीमेल और मेल उनमें पथरी होती है। उसका रीजन सीधा सीधा एक क्लियर रीजन ये है कि जो भी हमें पता है कि हमें कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, तो हम मार्केट से जाके अपना कैल्शियम सप्लीमेंट हमने 1 महीना खाया या 2 महीने खा के, लेकिन ये नहीं देखा कि क्या वो बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ। नहीं, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। कहीं ना कहीं उसमें, ऑफ कोर्स वो कैल्शियम सप्लीमेंट है तो उसमें कैल्शियम तो होगा, लेकिन जैसे हमने पहले बात करी कि अब किसी सप्लीमेंटेशन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो रहा है, तो वो आपकी बॉडी को खराब करेगा बजाय के उसको बेटर करने के। सो हेयर सामी डायरेक्ट की तरफ से हमारे पास एक कैल्शियम विद विटामिन डी का सप्लीमेंट है, जो
सपोर्ट करता है हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स में। रिस्क जो रहता है फ्रैक्चर्स का वो काफी हद तक कम हो जाता है। बोन की जो मिनरल डेंसिटी होती है, बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, उसको इंक्रीज करता है। उसको क्यों इंक्रीज करता है और कैसे इंक्रीज करता है? तो इसका जो यूएसपी है, एक मेन इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है, वो है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, जिसको हम सीसीएम बोल देते हैं। एंड दिस इज अ न्यूट्रिएंट डेंस कैल्शियम सप्लीमेंट। न्यूट्रिएंट से भरपूर ये कैल्शियम सप्लीमेंट है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये सबसे इजीली बायोअवेलेबल कैल्शियम इसके अंदर डाला गया है। और ये कैल्शियम क्या करेगा? हमारे टीथ को स्ट्रांग रखेगा, हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखेगा। हम अकेले फीमेल्स ही नहीं, हम अपने बच्चों को भी, रादर आई गिव दिस सप्लीमेंट टू माय किड son who years. I give just one tablet of this calcium and it is very very good because इसका किसी भी तरह से हार्म नहीं है। वैसे जनरली बोला जाता है कि 12 साल से ऊपर बच्चों को हम दे सकते हैं, लेकिन आजकल से सब कुछ प्रीपोन हो रहा है, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड्स प्रीपोन हो रहे हैं, तो हम 12 साल से इसको 9 से 12 साल के बच्चे को भी इसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ सिंस इसका नाम कैल सी डी मैक्स है, इसके अंदर विटामिन D3 भी है। तो आपको अलग से विटामिन डी के सैशेज 60 किलो का 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाले जो हम ऑलमोस्ट वीक में एक बार लेते हैं, जब हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, वो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही टैबलेट में हमें कैल्शियम भी मिल रहा है, विटामिन D3 भी मिल रहा है और जिंक भी मिल रहा है। और उसके साथ साथ बायोपेरिन जो पाइपर नाइग्राम से या काली मिर्च से लिया गया है, जो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वो एक ही टैबलेट से आपकी सारी डेफिशिएंसीज दूर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ विटामिन डी क्यों डाला गया है? बिकॉज विटामिन डी जो है वो हमारे और स्केलेटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी जरूरी है। जो जिंक है वो हमारे किसी भी तरह की एलर्जीज को भी कम करता है, और वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बोन मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। Now coming to this Cranex Plus, इसको मैं बोलूंगी दिस इज अ मरेकल न्यूट्रास्यूटिकल, बिकॉज अगर हम बात करें, हमने शुरू में बात करी थी कंसर्न जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, एंड बिलीव मी 7 out of 10 females are suffering from this UTI। यूटीआई का प्रॉब्लम आज की डेट में इतना ज्यादा कॉमन है कि ये बच्चों में भी, you will be surprised to know and really shocked to know कि एक 3 साल की बच्ची को भी यूटीआई हो रहा है, और ये स्पेसिफिकली रहता है इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से। तो आइए देखते हैं यूटीआई क्या है। यूटीआई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम को इफेक्ट करती है। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें किडनीज, यूरेटस, ब्लैडर्स और यूरेथ्रा। हमारी किडनीज यूरिन बना के यूरेटस में, यूरेटस के बाद वो ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी भी तरह से हो सकती है। अगर हम पर्सनल हाइजीन को फॉलो नहीं कर रहे तब भी हो सकती है। किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, उसको ग्रो करने का मीडियम अगर हमें यूरेथ्रा में मिल रहा है तो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करना शुरू हो जाएगा। मोर ऑफ बहुत से केसेस में देखा गया कि जो फीमेल्स ज्यादा ग्लूकोज लेती हैं या ज्यादा शुगर लेती हैं, उन केसेस में भी यूटीआई इंक्रीज हो जाता है, उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी कि इवन ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं, ये मेल्स में भी होता है, स्पेशली उन मेल्स में जिनका शुगर लेवल हाई है या जो डायबिटिक है। तो जब इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो, कोई भी कारण हो, चाहे उसका पर्सनल हाइजीन को ठीक ना रखना कारण हो या उसका कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कारण हो जो बेसिकली इकोलाई के कारण होता है। एंड इकोलाई एक ऐसे तरह का बैक्टीरिया है जो एक ही बार में मिलियंस अपने रेप्लिकास को बना देता है विद इन शॉर्ट टाइम, और जब एक बार ये बॉडी में आया तो इसको बॉडी से निकालना बहुत एक मुश्किल काम बन जाता है। तो अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से किसी को यूटीआई का प्रॉब्लम हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम हुआ है, तो उससे क्या होता है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग भी आती है बॉडी में, एट टाइम्स
जब ये इन्फेक्शन बहुत बड़ा होता है तो तब हम एज डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अपना एक बार यूरिन रूटीन चेकअप कराइए, तो उसमें पस सेल्स इंक्रीज होते हैं। सो दोस पस सेल्स हमें बताते हैं कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है। आगे आए इसके साइन एंड सिम्टम्स, हमें कैसे पता लगेगा या किसी फीमेल को कैसे पता लगेगा कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। तो अगर तो इन्फेक्शन ये किडनीज में है, इसको बोलते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। आइटिस वर्ड जहां पे आए उसका मतलब है इन्फ्लामेशन। तो कभी अगर आपको अपर बैक साइड पे पेन हो, कभी बिना कारण तेज बुखार हो, और बहुत से केसेस में देखा गया है कि कई बार शिवरिंग भी होता है और नोजिया और वॉमिटिंग भी रहता है, दिल भी कच्चा होता है, उल्टी आने का मन भी होता है और उल्टी भी आती है, तो उस केस में ये किडनीज की इन्फेक्शन भी हो सकती है। सेकंड है ब्लैडर की अगर इन्फेक्शन हो। ब्लैडर की इन्फेक्शन में अगर ब्लैडर की इन्फेक्शन होगी तो उसमें पेल्विक पेन होती है, हमारे पेट के निचले भाग में जिसको हम पेल्विस बोलते हैं उसमें पेन होता है, और डिस्कम्फर्ट सा रहता है हमारे लोअर पोर्शन में। और बहुत से केसेस में बार बार यूरिन जाना पड़ता है, इचिंग रहता है, कुछ पेशेंट्स आके बोलते हैं कि पेन है। तो और कई बार अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बड़ा हो तो कई बार ब्लड भी आता है यूरिन में। और अगर ये यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन है या यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसमें यूरिन जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि यूरिन लग के आ रहा है, या बर्निंग सेंसेशन होती है व्हाइल पासिंग यूरिन। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स हैं कि हम फीमेल्स हैं, हमें अपनी जेनिटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है, वेजाइनल हेल्थ का उतना ही ध्यान रखना है जितना हम अपनी बॉडी का रखते हैं। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में ये ज्यादा एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। और अगर किसी तरह का आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं तो उस केस में भी इसके यूटीआई के होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। फीमेल की जब मीनोपॉज की उम्र आती है या अराउंड 45-50 की जब एज होती है तो उस केसेस में भी देखा गया है कि रिस्क फैक्टर यूटीआई होने का बढ़ जाता है। आपको कभी पहले ऐसा नहीं है कि पहले यूटीआई हुआ और आपने दवाई खाई, वो 5 से 6 दिन का जो आपने एंटीबायोटिक कोर्स करेंगे उससे वो ठीक हो जाता है, लेकिन इसका रीअकरेंस जो है वो 100% है, और वो भी बहुत कम टाइम पे। जैसे हम कई बार घर के वॉशरूम्स, तो हमें पता है कि बहुत हम जो पाउडर रूम यूज करते हैं, वॉशरूम्स यूज करते हैं, वो साफ होते हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं बाहर जाना पड़ा है, यू नीड टू यूज टॉयलेट, बाहर आपको यूज करना पड़ा, तो उस केस में आपको नहीं पता कि वो किस किस ने यूज करा, एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट कैरी दैट स्प्रे अलोंग विद यू। तो उस केस में मान लीजिए अगर आपने बाहर का टॉयलेट यूज करा तो इसका रिकरेंस इतना ज्यादा और इतना क्विक है कि आपको 2 घंटे के बाद आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इचिंग और इन द फॉर्म ऑफ पेन। तो उससे पता लग जाता है कि यूटीआई का रीअकरेंस, यूटीआई तो ऑलरेडी था लेकिन उसका रीअकरेंस जरूर शुरू हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें प्रिवेंशन की तरह इसको लेना पड़ेगा, ताकि आपका जो रीअकरेंस है एक लिमिट के बाद वो खत्म हो जाए। बहुत से केसेस में जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड रहता है उन फीमेल्स में भी इसके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उन केसेस में भी ज्यादा रहते हैं जिनका ऑपरेशन हुआ या जिनको कैथेटर लगाना पड़ा, तो उसमें भी यूटीआई के केसेस काफी इंक्रीज रहते हैं। और पहले ही बता चुकी हूँ कि नॉट इवन फीमेल्स, इवन मेन आर आल्सो ससेप्टेबल टू यूटीआई। मेल्स में भी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। एक क्लिनिकल स्टडी हुई जिसमें पता लगा कि जो 42 फीमेल्स और 18 मेल्स में रिकरेंस जो था यूटीआई का बहुत ज्यादा था। तो अब ये जो क्रेनेक्स है, क्रेनेक्स प्लस है, ये लेना जरूरी क्यों है, या इसकी स्पेशलिटी या इसका यूएसपी क्या है? इसका यूएसपी ये है कि इसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ साथ डी मैनोज भी डाला गया है, जो देखा गया है विच इज 100% कंट्रोल करता है यूटीआई की इन्फेक्शंस को। और ये डी मैनोज की वजह से ही जो यूटीआई की वजह से ब्लैडर में पेन रहता है और उसे इन्फेक्शन रहता है, वो भी 80%
तक कंट्रोल हो जाता है। सबिंसा ने जो रिसर्च करी 2017 में, उसमें उन्होंने बताया कि 400 मिलीग्राम क्रैनबेरी के एक्सट्रैक्ट ने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने में 100% रिजल्ट दिखाया विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आजकल हम सबसे पहले पूछते हैं, ये डॉक्टर साहब ये दवाई खाने लगे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो जो हमारा ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है सामी डायरेक्ट के, दीज आर 100% टेस्टेड, ट्राइड, पेटेंटेड, R&D 32 साल से और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ये प्रोडक्ट्स को हमारे पास लाया गया है। तो एडवर्स इफेक्ट्स या किसी तरह के साइड इफेक्ट्स की इसमें हम बात ना करें, तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा हमारा इस चीज को लेने के लिए। तो उसके बाद जब एक रिसर्च हुई तो इसमें पाया गया, सामी लैब्स ने ही एक रिसर्च करी 2011 में, तो उन्हें बताया गया कि जिनमें सिम्टम्स प्लेसिबो एक इफेक्ट होता है जिसमें हम साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करते हैं, जिसमें हमें लग रहा है कि हो रहा है लेकिन होता नहीं है। तो उसमें एक पैक स्टैंडर्डाइज्ड होल क्रैनबेरी पाउडर यूज करा गया, जिससे पता लगा कि प्लेसिबो ग्रुप में भी इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं हमारे एक टॉपिक की, जो हमने पहले शेयर करा था, विच इज पर्सनल हाइजीन, जिसको हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। फेमिनाइन हाइजीन, फेमिनाइन हाइजीन मींस अपने वेजाइनल पार्ट को अच्छे से वॉश करना। सो उसके लिए एक डेली यूज के लिए हमारे पास एक वॉश है जिसको हमने इंटीमेट वॉश का नाम दिया है। तो ये वॉश क्यों जरूरी है? सबसे पहले एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, कभी भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जिसकी वजह से हमें यूटीआई होता है, वो होता है कि बैक्टीरिया को वहां पे ग्रो करने का एनवायरनमेंट मिल जाता है। हाँ, उसको उस एरिया से सारी चीजें, शुगर मीडियम मिल रहा है या जिसको फूड मिल रहा है, वो उसी एरिया में ग्रो करता है। लेकिन अगर हम उसके पीएच लेवल्स को, उस एनवायरनमेंट के पीएच लेवल्स को ठीक कर देंगे, तो वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं करेगा, और जब वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो हमें यूटीआई का इन्फेक्शन हमारा 100% तक कंट्रोल रह सकता है, और नहीं भी रह सकता, बिकॉज और हमें नहीं हो सकता है वो। और अगर हम इसको डेली यूज कर रहे हैं तो दिस विल वर्क एज ए प्रिवेंटेटिव मेजर फॉर यूटीआई। इसके अंदर सबसे पहले है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करता है? स्किन के टेम्परेचर को हेल्प्स टू मेंटेन द स्किन हेमोस्टेसिस, जो हमारा अंदर का टेम्परेचर और पीएच है उसको ये मेंटेन करता है। और किसमें हेल्प करता है? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ सिम्टम्स रहते हैं यूटीआई में, कि इची स्किन रहता है या ड्राई रहता है, तो उसमें इसमें गालनेट एक्सट्रैक्ट है जो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक इफेक्ट देता है, एक नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो जब किसी जगह पे हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं तो उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं और साइंस हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। इसी के साथ साथ एक कोलियस फोर्कशोई रूट होता है, जो देखा गया है कि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। माइक्रोब्स चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगस है, ये सभी माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब हमें इंटीमेट वॉश यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें लैक्टिक एसिड मिल रहा है, गैलनट एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, कोलियस फोर्कशोई जो रूट है एक हर्ब की, उसका ऑयल मिल रहा है। तो ये हमारी बॉडी में हमारे पर्सनल हाइजीन की हेल्थ में एज एंटीसेप्टिक मिल रहा है, एंटी माइक्रोबियल मिल रहा है। तो जब ये सारी चीजें इफेक्ट कर देंगी तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ काफी हद तक कम हो जाती है। अब हम कहते हैं कि हमारी जो ब्यूटी है, कई बार हम बहुत से केसेस में हमारे बॉडी की जो पूरी ब्यूटी है उसमें से 50% रोल रहता है हमारे हेयर का। हम कहीं पार्टी में जाना होता है, सबसे पहले हेयर डू करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाकई में सही बात है कि हमारी एक्सटर्नल फिजिकल ब्यूटी में जो 50% रोल है वो हमारे बालों का है। और आजकल ये देखा गया है कि हेयर फॉल सबसे ज्यादा फीमेल्स में, मेल में तो है ही है, लेकिन फीमेल्स में भी आ रहा है। उसका जो रीजन है वो हो सकता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आ रहा है, या वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रहा है। सो रीजन कोई भी हो, बट हेयर फॉल स्पेसिफिकली इट इज देयर। बहुत से केसेस में जो थायराइड पेशेंट्स हैं फीमेल्स, उनमें ये हेयर फॉल
पाया जाता है, लेकिन ये उस इम्बैलेंस इन हार्मोन का एक साइन है और सिम्टम है, लेकिन हम इस सिम्टम को भी प्रिवेंटेटिव मेजर से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जोहारा के एंटी हेयर फॉल सीरम में। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेन और वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके इंग्रेडिएंट्स में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट का फ्रूट जूस। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा माना गया है और इसको बोला गया है कि ये पावर हाउस है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिसके अंदर ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं और ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। बहुत सारे केसेस में, जैसे हेयर फॉल के केसेस में ग्रेइंग ऑफ हेयर भी है, रूट्स वीक हो जाती हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है बालों को कलर करने का, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन अपार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल रीजंस। हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को छोड़ते हुए ये एक एक्सटर्नल रीजन है कलर का, सिंथेटिक केमिकल कलर्स का, जिसकी वजह से फीमेल्स में हेयर फॉल रहता है। तो उसको भी कवर करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में, इस एंटी हेयर फॉल सीरम में हमारे पास है साबेरी, जिसको हम एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस या आंवला कहते हैं। ये भी देखा गया है कि ये हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर है पीनट शेल, जो मूंगफली के ऊपर की कवरिंग होती है, उसकी शेल जो उसकी कवरिंग है उसका एक्सट्रैक्ट इसमें है, जो हमें यूवी रेडिएशंस की से बचाता है। आजकल हम देखते हैं कि पहले रहता था सीजन हर 4 महीने में एक बार, अभी समर्स का सीजन ज्यादा आ गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो हमें यूवी रेडिएशन से तो बचना ही है, राइट? सो उसमें पीनट की शेल का एक्सट्रैक्ट भी है, जो हमें सन की रे से, यूवी रेडिएशन के हमारे बालों को बचाता है, क्योंकि हमारे बाल भी एक प्रोटीन से बने हैं जिसका नाम है केराटिन। तो बालों को सही रखना, उसकी शाइन को मेंटेन करे रखना, उसमें ग्रेइंग ना होने देना इज एन ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ्स। इसी के साथ साथ इसमें है सेलेनियम और उसी के साथ साथ है ऑस्मोपेरिन, जो इसके एब्जॉर्बेबिलिटी को बढ़ाता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर। बाल आप हम देखते हैं कि आजकल कुछ केसेस में देखा गया कि जो एज ग्रुप है 18 से लेकर 25 ईयर है विदाउट यूजिंग एनी कलर और समथिंग लाइक दैट, लेकिन उसमें ग्रेइंग क्यों हुई? दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या जो सप्लीमेंट्स हम नहीं लेते, वो आयरन की हो सकती है, वो कैल्शियम हो सकती है, वो काफी तरह की प्रोटीन्स की हो सकती है, या वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की हो सकती है। तो उस केसेस में वी कैन ऑलवेज यूज दिस, ये हमें डेली रूटीन में यूज करना चाहिए, ताकि हमें सारे कंपोनेंट, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बालों की हेल्थ के लिए जरूरी है वो हमें मिल पाए। एंड इट हैज बीन सीन दैट कि ये हेयर फॉल को काफी हद तक कम करता है और हेयर के रूट को स्ट्रेंथन करता है। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करी, एक आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड, एक रियल साइंस को लेते हुए एक ऐसी कंपनी की बात करी जिसने हमें इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स दिए हैं। 32 साल की R&D के बाद ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। और जाते जाते सेशन को खत्म करने से पहले एक कुछ बोलना चाहूंगी कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए।